एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। सुप्रीमो अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा था और कल रात जो 3 लोग मर गए थे उनके बारे में डिटेल्स पढ़ रहा था। फिर वो थोड़ा रूखे अंदाज में कहता है कि लगता है यहां बहुत से लोग स्टूडेंट काउंसिल की अथॉरिटी को सम्मान नहीं दे रहे, इसलिए सबको अपना काम अच्छे से करना होगा क्योंकि काउंसिल अपनी पावर नहीं खो सकती। सब चुपचाप सिर हिलाते हैं। इस समय जेन थोड़ा साइड में जाकर पानी पीने लगती है। सुप्रीमो थोड़ा अलग अंदाज में कहता है कि लड़की को रोकना होगा ताकि तुम नाश्ता कर सको। तब जेन बैठे बैठे कहती है कि इतना ओवर रिएक्ट मत करो, वो अकेली नहीं है जो उन मर्डरों को रोकना चाहती है। ये सुनकर पूरा रूम हैरान हो जाता है क्योंकि कोई इतनी हिम्मत करके सुप्रीमो से इस तरह बात नहीं करता। फिर सुप्रीमो अनिल को कहता है कि मैडम वायलेट ने जो फाइल मांगी थी वो ले आओ। अनिल चला जाता है। फिर सुप्रीमो शांत आवाज में जेन को सजा सुनाता है। जब अनिल वापस आता है तो सारी फाइलें फोटोकॉपी करनी है, फिर यहां लाकर फिर से एडमिन ऑफिस में जमा करनी है। जेन सजा मान लेती है और कहती है कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन तुम सबसे दूर रह पाऊंगी। फिर पिरजी सुप्रीमो से पूछती है कि जेन को इतनी हल्की सजा क्यों दी। सुप्रीमो ठंडी आवाज में जवाब देता है कि क्या वो उसके तरीके पर सवाल उठा रही है, और वैसे भी पिरजी का अब कोई अधिकार नहीं है ओपिनियन देने का क्योंकि वो अब एसएसजी का हिस्सा नहीं है। फिर अनिल और जेन बात कर रहे थे। अनिल कहता है कि जेन असल में लकी है क्योंकि उसने सोचा था कि सुप्रीमो उसे डार्क हेल जेल में भेज देगा। जेन मजाक में पूछती है कि क्या अनिल इसमें निराश हो गया। अनिल कहता है कि वो निराश नहीं है बल्कि हैरान है क्योंकि उसे लगता है कि सुप्रीमो का जेन के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन जेन इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अनिल तब उसे चेतावनी देता है कि सुप्रीमो के बहुत क्लोज होना बहुत खतरनाक है। वो कहता है कि सुप्रीमो के साथ दोस्ती करना जैसे जंगली जानवर के साथ दोस्ती करने जैसा है, तुम कभी नहीं जानते कि वो कब हमला करेगा। जेन मजाक में कहती है तो फिर वो एक सांप है। अनिल थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि अगर जेन सोचती है कि डार्क हेल जेल सुप्रीमो की सबसे बड़ी सजा है तो वो गलत सोच रही है। सुप्रीमो चाहे तो उससे भी ज्यादा डरावना कुछ कर सकता है। जेन बोर होकर कहती है कि क्या उसकी बकवास खत्म हो गई? अगर खत्म हो गई तो अब हम काम करेंगे। फिर जेन अकेले सोच रही थी। सुप्रीमो के सॉफ्ट कॉर्नर की बात सुनकर वो खुद ही हंसती है। जो इंसान दूसरों को डार्क हेल जेल में बंद करता है, जो सिर्फ मीटिंग में पानी पीने के लिए सजा देता है, उसके पास सच में कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। जेन सोचती है कि शायद अनिल मजाक कर रहा था। इधर यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट्स जेन के बारे में गॉसिप कर रहे थे। वे कहते हैं कि ये लड़की बहुत साहसी है और बहुत घमंडी, सोचती है कि वो बहुत बड़ी चीज है। तभी जेन उनके सामने आ जाती है। वहां रॉक्सैना थी, ब्लैक ब्लड ग्रुप के लीडर रेज की जीएफ। वो जेन से कहती है कि तुम एसएसजी की नई सेक्रेटरी हो, निश्चित रूप से तुम बहुत गर्वित हो, लेकिन तुम्हें याद दिला दूं कि जितनी बड़ी पोजीशन में हो तुम सिर्फ उनकी सर्वेंट हो। फिर वे उसके सामने खड़े होकर रास्ता रोक देते हैं। जेन शांतिपूर्वक कहती है कि हट जाओ, लेकिन वे नहीं हटते। फिर जेन जाने लगती है तो रुक्सैना उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फिर अपमान करके कहती है कि जेन अभी भी नहीं समझ पाई कि इस स्कूल में उसकी असली जगह कहां है। जेन चुप रहने वाली लड़की नहीं है। वो शांतिपूर्वक जवाब देती है कि ऐसी लड़की के ओपिनियन को वो महत्व नहीं देती जो हमेशा रैंक और इमेज के बारे में बिजी रहती है। जेन कहती है कि इस बिहेवियर से वो अपनी असली शक्ल सबके सामने दिखा रही है। ये सुनकर रॉक्सैना गुस्से में जेन को चांटा मार देती है। सब हैरान हो जाते हैं। जेन बिल्कुल डरे बिना शांतिपूर्वक कहती है कि अगर वो इस चांटे को रेटिंग दे तो शायद 50 डिग्री देती। फिर कहती है कि अब वो दिखाएगी कि असली गेम कैसे खेला जाता है। पल भर में जेन उसे पकड़कर 180 डिग्री चांटा मारती है। इससे रॉक्सैना दूर जाकर गिर जाती है और रोने लगती है। जेन कहती है कि सुना है तुम यहाँ की रानी हो, लेकिन अब मेरे सामने तुम सिर्फ रोती हुई एक कुत्ती जैसी लग रही हो। तब वो लड़की चिल्लाकर कहती है कि तुम इस काम के लिए पछताओगी और रेज को इस बारे में पता चलेगा। जेन कोई ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगला सीन मैडम वायलेट के ऑफिस में जाता है। जेन वहां जाती है और सुप्रीमो द्वारा दी गई फाइलें उसे देती है। वायलेट बहुत शांत आवाज में कहती है और समझती है कि जेन आसपास की कुछ चीजों को बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही है। तब वो कहती है कि क्यूरियोसिटी असल में एक स्टूडेंट की महत्वपूर्ण क्वालिटी है। फिर वो अपनी पास्ट की बात करने लगती है। वो कहती है कि पहले उसकी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, वो सिर्फ टीचिंग करके संतुष्ट थी। लेकिन समय के साथ समझ आया कि इंसान जिस सिस्टम के साथ आदत पड़ जाता है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने फैसला किया कि नया सिस्टम बनाएगी।
इसके लिए वो धीरे धीरे पावर की सीढ़ी चढ़ने लगी ताकि ऐसी पोजीशन पर पहुंच सके जहां वो इस स्कूल में क्या होगा खुद डिसाइड कर सके। वो जेन से पूछती है कि क्या उसने अच्छा नहीं किया। जेन विनम्रता से हामी भरती है। फिर वायलेट कहती है कि जेन को अभी चले जाना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी ब्लड नाइट शुरू हो जाएगी और अगर इस समय नई एसएसजी सेक्रेटरी अचानक गायब हो जाए तो बहुत दुखद होगा। फिर वो कहती है कि फाइलें वो किसी और को देकर कल सुबह एसएसजी ऑफिस में भेज देगी। जाने से पहले वो जेन को देखकर कहती है कि जेन उसे किसी की याद दिलाती है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल नहीं बताती। फिर जेन अपनी फ्रेंड बेनीसा से मिलती है। बेनीसा बहुत चिंतित होकर पूछती है कि क्या सच में तुमने रुखसाना के साथ मारपीट की। जेन हल्के से कहती है कि इस जगह तो पूरी तरह गॉसिप से भरी है। फिर कहती है कि रुखसाना ने जो कहा या किया उसके लिए यही बिहेवियर सही था, लेकिन बेनीसा इसे अलग तरीके से देखती है। हेल यूनिवर्सिटी के नियम बिल्कुल अलग है। बेनीसा पूछती है कि क्या जेन डर नहीं रही क्योंकि उसने खुद को खतरे में डाल दिया है। जेन जवाब देती है कि क्या वो चुपचाप दूसरों के अत्याचार सहती रहेगी। बेनीसा कहती है कि कभी कभी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ जेन नहीं उसके फ्रेंड्स भी खतरे में पड़ सकते हैं। बेनीसा आखिर में जेन से कहती है कि तुम बहुत स्वार्थी की तरह बिहेव कर रही हो और सिर्फ अपनी बात सोच रही हो। तुम्हें एक बार दूसरों की बात भी सोचनी चाहिए। ये सुनकर जेन चुप हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेन और उसके फ्रेंड्स बैठे थे और सब पढ़ाई में बिजी थे क्योंकि अब उनका लक्ष्य था कि मेहनत करके पढ़ाई करके हेल यूनिवर्सिटी के टॉप 10 में आए। तभी जेन के पास पिरजी आती है और कहती है कि सुप्रीमो उसे बुला रहा है। जेन हैरान होकर पूछती है कि वो फिर क्या चाहता है। पिरजी कहती है कि मैं सिर्फ खबर पहुंचाने आई हूं। सुप्रीमो अभी एसएसजी ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब जेन अपने फ्रेंड से माफी मांगकर कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि सुप्रीमो उसे बुला रहा है। फिर जेन जब ऑफिस की तरफ जा रही थी तो मैट उसके पीछे पीछे आता है। मैट थोड़ा चिंतित होकर पूछता है कि क्या वो ठीक है और बेनीसा के साथ कुछ हुआ क्या। जेन मान लेती है और कहती है कि बेनीसा के साथ उसकी झगड़ा हुआ है और वो माफी मांगना चाहती है। मैट कहता है कि वो समझ रहा है कि जेन अपने फ्रेंड्स से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो नोटिस कर रहा है कि सुप्रीमो और जेन काफी क्लोज हो रहे हैं। ये बात वो मजाक में कहता है, लेकिन अंदर थोड़ी जलन थी। जेन हंसकर कहती है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ काम की वजह से साथ रहते हैं। फिर मैट थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि सुप्रीमो जेन से बहुत ज्यादा काम करवा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि बार बार उसे क्यों बुलाता है। फिर कहता है कि असल में वो जेन को मिस कर रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पहले जैसे समय नहीं बिता पा रहा। जेन हंसते हुए उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि अब उसे अंदर जाना है। जाने से पहले मैट उससे एक सवाल पूछता है, कौन ज्यादा हैंडसम है, वो या सुप्रीमो? जेन हंसते हुए कहती है, बिल्कुल मैट। तभी दरवाजे पर सुप्रीमो आकर खड़ा हो जाता है। वो जेन से कहता है कि वो लेट हो गई और अंदर आने को कहता है। जेन अंदर जाती है तो सुप्रीमो उसे उनके एग्रीमेंट की याद दिलाता है। जब भी वो उसे बुलाएगा तो बिना देर किए उसके सामने हाजिर होना है। फिर वो जेन के एक बड़े गलती की बात उठाता है, रुखसैना के साथ झगड़ा करना। सुप्रीमो बहुत रूखे अंदाज में कहता है कि रुखसैना इस यूनिवर्सिटी की क्वीन है, उसे छूने का अधिकार भी जेन को नहीं है। वो पूछता है कि इस झगड़े से जेन को क्या मिला। जेन बिल्कुल निर्भीक होकर जवाब देती है कि उसने उसे 180 डिग्री चांटा मारा और इसमें उसे बहुत मजा आया, और कहती है कि अगर कोई उसे अपमानित करे या चोट पहुंचाए तो वो पलटवार करेगी, चाहे वो क्वीन हो या सुप्रीमो। सुप्राहिए। फिर जेन सजा के तौर पर कैफेटेरिया साफ करने लगती है। काम करते करते वो बोर होकर सुप्रीमो को गाली देती है और कहती है कि इतने महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं और वो यहाँ गंदगी साफ करके समय बर्बाद कर रही है। वहीं सुप्रीमो उसके साथ था, जो उसके काम को चेक कर रहा था कि ठीक हो रहा है या नहीं। सुप्रीमो अचानक जेन से उसके परिवार के बारे में पूछता है। जेन थोड़ा हैरान होती है, लेकिन धीरे धीरे अपने परिवार के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि उसकी माँ बहुत मेहनती और प्यार से भरी हुई इंसान है। उसकी बड़ी बहन एलिसन बहुत साहसी, सुंदर और हर चीज में एक्सपर्ट है। जेन कहती है कि उनका परिवार बाहर से साधारण लगता है, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत मजेदार घटनाएं हैं। एक बार रेस्टोरेंट में खाने गए तो किसी ने एलिसन के साथ फ्लर्ट किया था तो झगड़ा हो गया था। एक जगह जेन कहती है कि वो अपने परिवार को मिस कर रही है। फिर सुप्रीमो जेन से उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछता है। जेन कहती है कि उसके फ्रेंड्स उसकी दूसरी फैमिली हैं। मिया उनके ग्रुप की जान है, हमेशा रुद्र की तरह उज्जवल रहती है। देव और जेर हमेशा मजाक करते हैं और सबको हंसाते हैं। बेन बहुत साहसी है और हमेशा सच बोलने से नहीं डरती। सुप्रीमो मेट के बारे में पूछता है।
जेन कहती है कि मेट उसका सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान है। काम खत्म होने के बाद जेन वहां से चली जाती है। सुप्रीमो असल में क्या इरादे से ये सब पूछ रहा था, ये वही अच्छे से जानता है। फिर जेन जब वापस जा रही थी तो गैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि उसे पकड़कर कुर्सी से बांध दिया गया है। अचानक वहां मास्क पहने एक लड़का आता है और खुद को रेज बताता है। वो जेन को डराता है कि वो चाहे तो जेन के फ्रेंड्स को भी सजा दे सकता है, यहां तक कि मिया को भी चोट पहुंचाने की धमकी देता है। लेकिन जेन डरती नहीं है, बल्कि वो एक बड़ा राज फाश करती है। वो कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरे सामने वाला इंसान रेसिर्विनिया नहीं है, वो सिर्फ एक मास्क पहने हुए है और रेस बनने का नाटक कर रहा है। यह सुनकर वो व्यक्ति गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका गुप्त परिचय पकड़ा गया। वो समझ जाता है कि जेन नॉर्मल नहीं है। तब वो जेन को एक ऑफर देता है, चुप रहना और ये गुप्त बात अपने तक रखना। बदले में वो जेन को जाने देगा और उसके फ्रेंड्स को कुछ नहीं करेगा। जेन थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, डील। मतलब वो लड़का रेस बनकर रुखसाना को भी बेवकूफ बना रहा था, लेकिन इस बात को जेन अभी गुप्त रखेगी। जाने के समय वो उसे कहती है कि तुम्हारा सीक्रेट अब मेरा सीक्रेट है, और उसे एक चांटा मारती है। फिर वहां से चली जाती है। जाते समय ब्लडी नाइट शुरू हो जाती है। चारों तरफ सब खून खराबा और मारपीट कर रहे थे। जेन डर जाती है। वो अपने रूम की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। वो किसी तरह अपनी जान बचाती है और गेट के अंदर घुस जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, आज हम ऑनगोइंग ड्रामा हेल यूनिवर्सिटी की एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 6 के आखिर में हमने देखा था कि जन को डेविल गॉड वॉरियर ने पकड़ लिया था, लेकिन क्योंकि जन रेस सिल्वेनिया का राज जानती थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। अब एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लडी नाइट के साथ, जहां जन भागते भागते अपने डोम पहुंचती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी उसके पीछे होते हैं। तभी मैट पीछे से आकर जन को बचा लेता है। मिया जन को देखकर रिलीफ फील करती है और कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो। वनेसा जन से पूछती है, हम सब तो एक टीम है ना, फिर क्यों हमेशा अकेले सब करते हो और खुद के लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करती हो? जन माफी मांगती है और रियलाइज करती है कि उसका सेल्फिश बिहेवियर उनके लिए टेंशन क्रिएट कर रहा था। मिया और वनेसा उसे हक कर लेती है और जन कहती है, ये जगह चाहे हेल जैसी हो, तुम लोग मेरे साथ हो, यही काफी है। अब जेरोम जन से पूछता है, क्या डेव तुम्हारे साथ है? जन कहती है, नहीं। मिया कहती है, डेव अभी क्लास से वापस नहीं आया और हमें उसे ढूंढने जाना होगा। वेनेसा पूछती है, लेकिन अभी हम कैसे जाएंगे? ब्लडी नाइट में बाहर जाना डेंजरस है। मैट और जेरोम डिसाइड करते हैं कि डेव को ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन जन और वेनेसा इंसिस्ट करते हैं कि सेफर अप्रोच वेट करना है जब तक डेव वापस ना आ जाए। रात में मिया और जन टेंशन में जागी होती है। जन सोचती है कि क्या डेव सेफ है, कहीं वो ब्लैक ब्लड गैंग के सामने तो नहीं आ गया। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और जन समझती है कि अगर सरवाइव करना है तो आवाजों को इग्नोर करके सुबह का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद जब जन देखती है कोई उनके डोम के अंदर आ रहा है, वो डर जाती है, लेकिन देखती है वो डेव है। जन पूछती है, तुम कहाँ थे अभी तक? डेव एक्सप्लेन करता है कि वो क्लास के बाद फ्रेश एयर लेने गया था, लेकिन जब ब्लडी नाइट शुरू होता है तब वो सिचुएशन शांत होने का वेट कर रहा था। जन शॉक में पूछती है, तुम ब्लडी नाइट से जस्ट पहले बाहर फ्रेश एयर लेने गए थे, पागल हो क्या तुम? डेव सॉरी बोलकर सोने चला जाता है। मिया इस मोमेंट में जन से कहती है, अब तुम समझ गई ना कि जब तुम्हारा कोई फ्रेंड ब्लडी नाइट में बाहर रह जाता है तब कैसा लगता है। सुबह सब जल्दी रेडी होते हैं क्योंकि क्लासेस और पीरियोडिकल एग्जाम है। जन इनिशियली चिल करती है, बैक बेंचर वाइब के साथ पूछती है, क्या सच में एग्जाम है? तभी मैट सबको खाना खाने बुलाता है और कहता है, जब लेट हो ही गया है तब कुछ खा के जाते हैं। वनेसा कहती है, अगर हम फेल हो गए तो ना टॉप 10 में आ पाएंगे और ना यहां से निकल पाएंगे। जन मन ही मन सोचती है, टॉप 10 में आए या ना आए, हम सब यहां से जरूर निकलेंगे। ब्रेकफास्ट के दौरान जेरोम कहता है, सीरियसली गाइज, यहाँ पे एग्जाम में पास होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लडी नाइट में सरवाइव करना नहीं है। जिस पे वनेसा उसे कहती है, ठीक है, फिर फेल होने के बाद हमारे पास रोते हुए मत आना। मैट जन से पूछता है, क्या खाना अच्छा नहीं बना है? जन कहती है, खाना अच्छा है और तुम बहुत अच्छे कुक हो, और बाकी सब उनके फ्लर्टिंग देखकर उनके मजे लेने लगते हैं। सब स्कूल आते हैं तो मिस्टर एल्वरेज जन को बुलाते हैं। मैट साथ में जाने का कहता है तो जन कहती है, ये बस एसएसजी सेक्रेटरी की ड्यूटी है। जन मिस्टर एल्वरेज से कहती है, क्या हम एग्जाम रीटेक ले सकते हैं?
मिस्टर एल्वारेज कहते हैं, तुम्हें एग्जाम रीटेक लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ग्रेड्स खराब ना हो इसका ध्यान मैं रखूंगा। तुम्हें बस अपनी ड्यूटीज ठीक से निभानी है। जन तब कहती है, मुझे अभी तक हिडन लेबोरेटरी के बारे में कुछ पता नहीं चला। क्या आप श्योर हैं कि यहाँ ऐसा कुछ है? मिस्टर एल्वारेज कहते हैं, तुम बस अपनी ड्यूटीज पूरी करो और उन सब पर नजर रखो। जन कहती है, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं बस अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकलना चाहती हूँ। जिस पे मिस्टर एल्वारेज कहते हैं, तुम्हें बस केयरफुल रहना है जन, क्योंकि सबकी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। और एक वार्निंग देते हैं कि एक तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हें शैतान बनना होगा और सावधान रह के एसएसजी के साथ घुल मिल जाना होगा। रात में जन अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों के निशान देखकर सोचती है कि क्या मुझे सच में शैतान बनना होगा? क्या मुझे उनसे भी ज्यादा खतरनाक बनना होगा? सुबह कुछ स्टूडेंट्स जो ब्लडी नाइट का शिकार बने थे, वो जन से कहते हैं, हे, लगा था तुम अगली समानता बनोगी, लेकिन तुम भी उसके जैसे कुछ ठीक नहीं कर सकती। तुम भी एक शैतान हो सबकी तरह। जन कुछ समझ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम मैडम वायलेट और फ्रांसिस्को को देखते हैं, जो कहते हैं, आज हम यहाँ हमारे लेट हेडमास्टर के लिए एक साथ हुए हैं। मानना पड़ेगा कि हम इतने साल बाद उनके जाल से बाहर निकल पाए हैं। तब एक स्टूडेंट चिल्ला के कहता है, उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उनको तुम लोगों ने मार दिया है। वायलेट तब कहती है, सच बोल रहे हो तुम, हमने उनको मार दिया है और अब तुम मरोगे। फिर एसएसजी के 2 स्टूडेंट्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। तभी वनेसा चिल्ला के कहती है, लेट हेडमास्टर को तुम दोनों ने मारा है, फिर उसे सजा क्यों मिलेगी, जबकि सजा तुम दोनों को मिलनी चाहिए। वायलेट हंस के वनेसा को मार डालने का ऑर्डर देती है। तभी जन चिल्ला के सबको रोक देती है और कहती है, वनेसा काउंसिल रूल्स के प्रोटेक्शन में है, उसे एक और बार भी किसी ने हाथ लगाया तो तुम लोग बहुत पछताओगे। वायलेट उसे कहती है, तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हो, अपना ये रूलिंग बंद करो। जन कहती है, मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं, और वैसे भी यहाँ किसी को पनिश करने का राइट सिर्फ सुप्रीमो के पास है, तुम्हारे पास नहीं। और मैं एसएसजी की सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास तुम्हारे डिसीजन को ऑब्जेक्ट करने का पूरा राइट है। वायलेट सुप्रीमो को जन को कंट्रोल करके उसे पनिश करने को कहती है, लेकिन सुप्रीमो यानी एस क्लैप करते हुए कहता है, वो तो बिल्कुल ठीक कह रही है और इसके लिए वो सजा के बजाय अवार्ड डिजर्व करती है, क्योंकि मेरे सारे सेक्रेटरी में से सिर्फ जन को पता है कि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैं पनिशमेंट दे सकता हूँ। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? फ्रांसिस्को कहता है, नहीं। फिर एक इवेंट के बारे में अनाउंस करता है, जो इवेंट पूरे 1 वीक के लिए चलेगा और इसका नाम ब्लडी वीक होगा और इसमें कोई भी कभी भी किसी को मार सकता है। वायलेट कहती है, लगता है अब हेल यूनिवर्सिटी की हाफ पॉपुलेशन खत्म होने वाली है। सारे स्टूडेंट्स के बीच एक डर बैठ जाता है। रात में मिया वनेसा से पूछती है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? वनेसा कहती है, डर और साथ में अच्छा भी लग रहा है, मैंने तो अपना गुस्सा पूरा दिखाया भी नहीं है। तब जन कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्या तुम भी मेरी तरह एडमिन से मार्क्ड होना चाहती हो? वनेसा कहती है, अच्छा ही तो है, एटलीस्ट हम दोनों साथ में तो हैं। जेरोम लाइन मारते हुए कहता है, तुम बहुत बहादुर हो और इसीलिए मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार हो गया है। वनेसा तो हैरान हो जाती है और सब हंसने लगते हैं। वनेसा फिर कहती है, तुम लोग मजाक कर रहे हो, जबकि मैं मरने वाली थी। वो तो शुक्र है मैडम सेक्रेटरी वहां थी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। डेव जन से पूछता है, तुम्हें ये सारे रूल्स के बारे में कैसे पता चला? जन जवाब देती है, मैंने एसएसजी के लॉज में ये पढ़ा था कि कोई भी रूल्स ब्रेक करता है तो उसको सजा देने की पावर सिर्फ सुप्रीमो में है और हेडमास्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कहती है, मिस्टर एल्वारेज ने हमारे ग्रेड्स का ख्याल रखेंगे बोला है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। जन पूछती है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो? मैट कहता है, हम ये जानते हैं कि तुम्हें एचयू के सीक्रेट पता है और अब तुम यहां से निकल नहीं सकती। जन पूछती है, तुम सबको ये बात कैसे पता? जेरोम बोलता है, हम फ्रेंड्स हैं, ऑफ कोर्स हमें पता होगा कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। जेन कहती है, मैं अपनी पावर में सब करूंगी ताकि तुम लोग यहां से निकल सको। जेरोम कहता है, उन्हें डॉक्टर क्विजॉन के फॉर्मूला के बारे में भी पता है। वेनेसा और मैट जेन से कहते हैं कि अगर हम यहां से नहीं निकल पाए तो साथ में यहां रहेंगे, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। जेन मन में सोचती है कि वो किसी को यहां मरने नहीं देगी। सुबह जब जेन क्लास जाने के लिए निकलती है तब कोई उससे कहती है, तुम कुछ कर सकती हो लेकिन तुम डर रहे हो। जेन कहती है, मैं बस एक सेक्रेटरी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो लड़की कहती है, फिर वो कैसे कर पाई थी? मुझे लगा था तुम समैंथा के जैसे हो। जेन गुस्से से पूछती है, कौन है ये समैंथा? सब क्यों मुझे समैंथा बुला रहे हैं? क्या वो फॉर्मर एसएसजी सेक्रेटरी थी?
वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी खराब हो रही थी। वो लोग उसे और कुछ स्टूडेंट्स को टेस्ट बॉडी बना के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जेन पूछती है वो लोग तुम्हें लेबोरेटरी में लेके गए थे, क्या तुम जानते हो लेबोरेटरी कहाँ है? वो लड़की वॉर्न करते हुए कहती है अगर मेरे जैसी बनना नहीं चाहती तो उनके रास्ते में मत आओ। लेकिन जेन इंसिस्ट करती है। तब वो लड़की वहां से भाग जाती है। तभी वहां निक्की आती है और उसे वॉर्न करते हुए कहती है अल्वेरे से दूर रहो। जेन पूछती है तुम्हें उससे क्या? निक्की कहती है तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। लेकिन जेन वहां से चली जाती है। अगले सीन में जेन अपने सजा के तौर पर कैफेटेरिया साफ कर रही थी। एस उससे कहता है तुमने पार्टी में बहुत अच्छा काम किया है, बस दोबारा कभी एडमिन या मेरे साथ पंगा मत लेना। जेन कुछ भी नहीं कहती। एस बार बार उससे पूछता रहता है क्या हुआ है तुम्हें? जेन इरिटेट होकर कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस टायर्ड हूं, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं ये काम खत्म करके रेस्ट कर पाऊं। फिर एस उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन कहती है मैं खुद कर लूंगी। एस फिर जेन का हाथ पकड़ लेता है। जेन बहाने बना के दूर जाकर सोचती है ये एस ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, जबकि उसने खुद मुझे ये पनिशमेंट दिया है। जेन फिर से काम में लग जाती है और कहती है तुम किसी चीज को हाथ मत लगाओ, वरना सब कहेंगे मैं सुप्रीमो की इज्जत नहीं करती। एस पूछता है क्या तुम लोगों के बारे में सोचती हो कि वो क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे? जेन जवाब देती है मुझे बस प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एस कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आगे से ध्यान रखना। जेन कोई जवाब नहीं देती, जिस पर एस थोड़ा सीरियस होकर कहता है ये एसएसजी प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, जब मैं कुछ कहूं तो तुम्हें जवाब देना है। और जेन शायद तुम मेरी कमजोरी बन सकते हो। एस फिर जेन को एक बॉक्स गिफ्ट करता है। जेन थैंक्स बोल के कहती है मुझे अब लौटना है और तुम्हें भी ब्लडी नाइट से पहले एसएसजी ऑफिस लौट जाना चाहिए। एस पूछता है क्या इसका मतलब तुम्हें मेरी फिक्र है? जेन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम अगर मर भी जाओगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। एस हंसते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूं और मुझे अभी बहुत कुछ करना है तुम्हारे लिए। बाद में जेन अपनी डॉम आती है जहां सब खाना खाने बैठे थे। मिया पूछती है आज तुम्हारी पनिशमेंट थोड़ी जल्दी खत्म हो गई? जेन कहती है क्योंकि सुप्रीमो ने मेरी मदद की थी। वनेसा पूछती है कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं है? जेन कहती है क्या बकवास कर रहे हो, हम तो दोस्त भी नहीं हैं, लवर तो दूर की बात है। इन सारी बातों से मैट हर्ट और गुस्सा दोनों था। बाद में मैट कहता है उसने सबके लिए वेपन्स रेडी किया है। वेपन्स देख के जेन कहती है ये सब गलत है, हम खूनी नहीं हैं। लेकिन सब बोलते हैं आज रात से पूरे एक हफ्ते हमें खुद को सेफ रखने के लिए ये सब यूज करना ही होगा। मिया कहती है हमें ये ब्लडी वीक सरवाइव करना होगा, तभी हम यहां से निकल पाएंगे। जेन को फिर भी ये सब गलत लगता है। सुबह दो लड़कियां लड़ाई कर रहे होते हैं। जेन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे रोक के कहते हैं वो सबको बचा नहीं पाएगी। रात में वो एस के दिया हुआ गिफ्ट का बॉक्स खोलती है, जिसमें एक चाकू था। दूसरी तरफ सब एक दूसरे को मार रहे थे और ये सब देखकर जेन बस घबरा रही होती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो दोस्तों, एपिसोड 7 में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि अब ब्लडी वीक शुरू हो गया है। जेन के फ्रेंड्स के साथ क्या होगा? क्या वो टॉप 10 में आ पाएंगे? और सुप्रीमो का जेन के प्रति वो सॉफ्ट कॉर्नर असल में क्या है? क्या जेन सच में शैतान बनकर सबको बचा पाएगी या खुद खतरे में पड़ जाएगी? एपिसोड 8 में हमें पता चलेगा कि हिडन लैब का राज क्या है और समैंथा कौन थी। तो अगला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है, जरूर देखना। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर और सेफ रहना। नमस्ते एवरीवन, आज हम ऑनगोइंग ड्रामा हेल यूनिवर्सिटी का एपिसोड 8 देखने जा रहे हैं। एपिसोड 7 में हमने देखा था कि एक नया इवेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है ब्लडी वीक। इस वीक में किसी भी समय किसी को भी मार दिया जा सकता है। मैटर बाकी सब अपने अपने हथियार लेकर तैयार थे, लेकिन जेन किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ एस और जेन भी थोड़ा करीब आ गए थे। एस ने जेन को प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ गिफ्ट किया, जिसे पाकर जेन और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। इधर जेन एक लड़की को देखती है जिस पर किसी ने भयानक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। जेन उसी लड़की के जरिए हिडन लेबोरेटरी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम जेन को देखते हैं कि वो उसी लड़की से मिल रही है जिसे हमने एपिसोड 7 में देखा था। जेन उस लड़की से सीक्रेट लैब के बारे में पूछती है,
लड़की जेन से कहती है कि वो खुद उसे वहां ले जाएगी। जेन उसके साथ चलने लगती है, लेकिन एक पॉइंट पर गुस्सा होकर कहती है, तुम बस मुझे बता दो कि सीक्रेट लैब कहाँ है। लड़की उसे कुछ बताने जा रही थी, तभी निकी ने उसे मार डाला। जेन चीखकर पूछती है, व्हाट द हेक, तुम पागल हो क्या? तुमने उसे क्यों मारा? तब निकी हंसकर कहती है, आज नहीं तो कल वो वैसे भी मरने वाली थी, मैंने थोड़ा पहले मारकर उसकी तकलीफ कम कर दी। जेन फिर से पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? निकी तब कहती है, मैं तुम्हें और हमें बचाने की कोशिश कर रही हूं और तुम एल्वारेज से थोड़ा दूर ही रहो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जेन वॉशरूम में जाती है और अपने शरीर पर लगे खून को साफ करने लगती है। वो एल्वारेज, सुप्रीमो और सैमंथा के बारे में सोचने लगती है। एल्वारेज ने उसे कहा था कि अगर वो एस की सेक्रेटरी बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है तो सीक्रेट लैब के बारे में जान सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीमो ने भी कहा था कि एसटी की सेक्रेटरी बनने के बहुत फायदे हैं, तुम्हें हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक बार ये पोजीशन ले ली तो सब तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे और सब तुमसे डरेंगे भी। दूसरी तरफ सैमंथा ने सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो सफल भी हो गई थी, लेकिन हेल यूनिवर्सिटी में मौत के अलावा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, बल्कि इससे सब और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। और एल्वारेज की वो वार्निंग जहां उसने कहा था, अब तुम्हें और ज्यादा सेफ रहना होगा क्योंकि हम सब की सेफ्टी अब तुम्हारे हाथ में है। अगले सीन में हम एक टीचर को देखते हैं जो एक लड़की पर नॉनस्टॉप चिल्ला रहा था कि क्यों बार बार बताया जा रहा है, वो क्यों नहीं समझ रही है। लड़की शुरू में माफी मांगती है, लेकिन एक पॉइंट पर वो टीचर पर हमला कर बैठती है और अंत में टीचर को मार डालती है। मतलब ब्लडी वीक में टीचर भी सेफ नहीं है। ये सब देखकर जेन पूरी तरह स्तब्ध हो जाती है। वो जल्दी से अपने डॉर्म में वापस चली जाती है और सारे इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है, ये तो सिर्फ ब्लडी वीक की शुरुआत है जो मैं पहले से ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। कौन कह सकता है कि बाकी दिनों में और कितना कुछ सहना बाकी है। अगले दिन जेन अकेली बैठकर सोच रही होती है। वो सोचती है, कभी कभी यूनिवर्सिटी से बच निकलने की सारी उम्मीद छोड़ देती हूँ और इस समय सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही मेरी एकमात्र ताकत हैं। तभी वहां मिया आती है। वो कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो, हम इस ब्लडी वीक को ठीक से पार कर लेंगे। तुम जानती हो जब हम सब साथ होते हैं तो मुझे कोई डर नहीं लगता और हमने प्रॉमिस किया है ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। जेन तब उसे कहती है, मुझे अब जाना होगा। मतलब जेन ये कहने की कोशिश कर रही थी कि वो सब कुछ अकेले हैंडल करेगी। मिया तब पूछती है, क्यों, हम तो साथ रहने वाले थे ना। जेन हंसकर कहती है, मुझे कुछ काम है, जानती हो ना, सेक्रेटरी का काम। फिर जेन मिया से कहती है, यहाँ वैन भी तुम्हारे साथ है इसलिए तुम्हें अकेला नहीं लगेगा और तुम ज्यादा चिंता मत करना। उसके बाद वो सबको बाय बोलकर वहां से चली जाती है। बाद में जेन और एस साथ में कैफेटेरिया पहुंचते हैं। जेन सोचती है, मुझे अभी भी एस पर गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि ब्लडी वीक को रोकने के लिए एस में कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूं। बल्कि इस पूरे केओस में भी एस जिस शांत तरीके से सब हैंडल कर रहा है वो सच में मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैडम वायलेट के हाथ से एस ने मुझे बचाया था, लेकिन एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या एस अब भी मुझे फ्रेंड के रूप में देखता है? तभी वो एक लड़के को देखते हैं जिसे पॉइजन दिया गया था। एस जेन को उस लड़के के नाम पर क्रॉस देने का ऑर्डर करता है, लेकिन जेन कहती है, वो तो अभी भी जिंदा है तो मैं क्रॉस क्यों दूं? एस तब जेन से पूछता है, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती मिशन? जेन जवाब देती है, मैं उसे बचाने की कोशिश करती। इस जवाब पर एस कहता है, ठीक है, तुम चूंकि उसे बचाना चाहती हो तो हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन क्या इससे सच में कुछ बदलेगा? क्योंकि अगर वो इस बार बच भी गया तो भी उसके दुश्मन उसे फिर मार देंगे, तो क्या फायदा सिर्फ उसे बचाकर अपना समय बर्बाद करना, और हम तो सबको नहीं बचा सकते जेन। जेन तब एस से कहती है, मैटर तुमने भी यही कहा था कि हम सबको नहीं बचा सकते। एस को इसमें थोड़ी जलन होती है लेकिन वो दिखाता नहीं है। उसके बाद जेन उस लड़के के नाम पर क्रॉस दे देती है। तभी वहां एल्वारेज आ जाते हैं। सुप्रीमो कहता है, सर एल्वारेज आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए 10 मिनट लेट हो गए हैं। एल्वारेज कहते हैं, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, अब मैं अपनी क्लास में जा रहा हूं। वो जेन की तरफ थोड़ा देखकर वहां से चले जाते हैं, जिससे एस को थोड़ा शक होता है। इसलिए वो जेन से पूछता है, एल्वारेज के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? जेन कहती है, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। तभी वहां एंजेलिका आती है। सुप्रीमो उसे कहता है, मैंने सारी फाइल्स सिक्योर कर ली हैं, और कुछ करना है क्या?
एस तब जेन को जलाने के लिए एंजेलिका को देखकर कहता है, एंजेलिका तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बस मुझे एक बार चेक करा दो सब। जेन तब कहती है, रिव्यू तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन एस कहता है, जरूरत नहीं, तुम अब जा सकती हो। जेन तब फाइल लेने की कोशिश करती है और कहती है, लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है। तब एस कहता है, मैं और एंजेलिका ये सब देख लेंगे, इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जेन मन ही मन कहती है, सीरियसली, अब सुप्रीमो एंजेलिका को उसके पहले नाम से बुला रहा है और मुझे लास्ट नाम से। एस तब थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, मैथ्यू तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। जेन भी कम नहीं है, वो उकसाते हुए कहती है, ठीक कहा तुमने, मैं अभी जा रही हूं। और वो वहां से जाते हुए सोचती है, ये सुप्रीमो खुद को क्या समझता है। एस उसकी तरफ देखता रह जाता है। बाद में जब जेन हॉल से गुजर रही थी, तभी एक लड़का उस पर हमला कर देता है। जेन खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी समय वहां एस आता है, लेकिन जेन को बचाने के बजाय वो एंजेलिका के साथ वहां से चला जाता है। जेन तब समझ जाती है कि यहां किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है और वो सिर्फ एक सेक्रेटरी है। तभी वहां जेन के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। वो जेन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेन भी किसी से कम नहीं है। वो खुद फाइट बैक करती है और कहती है, अब कौन किसे मारेगा और कौन मरेगा। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जेन के गले में एक छोटा सा कार्ड था जिसे मैट नोटिस करता है, इसलिए सब उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं। जेन तब भी पिछले सारे इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। डेव तब जेन से पूछता है, तुम्हें क्या हो गया था। जेन कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पोजेस्ड हो गई थी। जेरोम तब मजाक करते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल किलर जैसी हो गई थी। मैं तो तब मैट की मदद करने से भी डर रहा था, इस डर से कि कहीं तुम मुझे मार न दो। मिया तब कहती है, जेन ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। उसके बाद मैट कहता है, जब मैंने तुम्हारा गुस्सा देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम एक मॉन्स्टर बन गई हो। तभी वहां डॉक्टर राजन आते हैं। वो नर्स से कहते हैं, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, वो तो सिर्फ एक छोटा सा कार्ड है। सब डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। डेव कहता है, यहाँ डॉक्टर भी हैं और ये स्टूडेंट्स की कोई बात ही नहीं सोचते। इधर ब्लडी नाइट शुरू हो जाता है। जेन तब डेव के बारे में सोच रही थी। जब डेव ने कहा था कि वो माहौल ठंडा होने के लिए बाहर कहीं इंतजार कर रहा था, इन बातों पर जेन को शुरू से ही बहुत शक था। जेन लड़कों के रूम में जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहां कोई नहीं है। वो डर जाती है और सोचती है, अगर वो रूम में नहीं है तो क्या सब बाहर हैं? ठीक तभी वेनेसा पीछे से आकर कहती है, ये कुछ दिनों से चल रहा है। वो सब ब्लडी नाइट के बाहर चले जाते हैं, कभी मैट, कभी डेव और कभी जेरोम। वो रोज एक एक करके सब ब्लडी नाइट में कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन कहां ये मैं नहीं जानती। जेन तब कहती है, हमें उन्हें ढूंढने जाना होगा, लेकिन वेनेसा उसे रोक देती है, जिससे जेन पूछती है, यहां क्या हो रहा है वैन, क्या तुम इतने दिनों से सब कुछ जानती हो? वेनेसा कहती है, मुझे डर लग रहा है जेन, अब यहां सिर्फ मैं और तुम ही बचे हैं। आज रात के लिए हम साथ रहते हैं। जेन तब सबकी बातें सोचने लगती है। मिया ने कहा था कि इस वीक में बचने के लिए उन्हें अपने हथियार इस्तेमाल करने होंगे। जेरोम ने कहा था कि हमारी लाइफ अब रिस्क में है और अगर हम खुद की मदद नहीं करेंगे तो हमें कौन बचाएगा। इधर बाहर का माहौल शांत हो जाता है और देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जेन को जेरोम की चीख सुनाई देती है। वो मदद के लिए चीख रहा था। जेन दौड़कर बाहर निकलती है और देखती है कि सब उसे बर्थडे विश कर रहे हैं। जेन भी सबके साथ खुशी से सेलिब्रेट करने लगती है। जेन कहती है, मैं तो अपना बर्थडे ही भूल गई थी। वेनेसा तब कहती है, तुम्हारे दिमाग में तो हजारों चिंताएं हैं। डेव तब कहता है, इसलिए तुम्हारी चिंता हमने की। फिर जेरोम और डेव मिलकर मैट से कहते हैं, तुम जेन को विश नहीं करोगे क्या मैट? मैट कहता है, बिल्कुल करूंगा। उसके बाद मैट जेन के सामने आकर उसे बर्थडे विश करता है और उसके गाल पर एक किस दे देता है और उसके हाथ में एक कार्ड थमा देता है। कार्ड पढ़कर जेन सबको थैंक यू कहती है। उसके बाद सब मिलकर केक काटते हैं। इससे यह समझ आता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर फ्रेंड्स साथ हो तो हर दिन अच्छा लगता है। अगले सीन में हम एसएसजी ऑफिस देखते हैं। सब अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन जेन मैडम खुशी से शर्मा रही थी। एस सबके पास चेक करने के बहाने धीरे धीरे जेन के पास आता है। कुछ देर जेन को ऑब्जर्व करता है, फिर पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? जेन कहती है, उससे तुम्हें क्या? एस तब उसे वार्न करता है, ठीक से बात करो। उसके बाद वो अनिल से पूछता है कि आज कोई ओकेजन है क्या? अनिल जवाब देता है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी मिस सेक्रेटरी से ही पूछना चाहिए।
लेकिन जेन तब कहती है मैं तो कुछ नहीं जानती। एस तब सबसे पूछता है क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता और कोई रास्ता ना देखकर वो सबको चले जाने को कह देता है। जेन बहुत खुश थी, लेकिन उसके जाने से पहले एस उसे फिर रोककर पूछता है कि वो इतनी खुश क्यों है। जेन उल्टा सवाल कर बैठती है, क्यों, क्या मुझे खुश होने का कोई अधिकार नहीं है? और अब मैं खुश क्यों हूं इसकी इन्वेस्टिगेशन में टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम्हें ब्लडी वीक के बारे में कुछ करना चाहिए, स्थिति बहुत खराब हो रही है। एस तब कहता है ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। जेन भी कहती है बिल्कुल, मैं खुश होंगी इसमें। इस बात पर एस और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ठीक है, चली जाओ। जेन जल्दी से वहां से निकल जाती है और एस बेचारा देखता रह जाता है। बाद में जेन वॉशरूम में थी। वो सोचती है उसे इतनी पूछताछ क्यों, मैं खुश हूं या नहीं उससे उसे क्या, उसे तो मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, जैसे कल उसने मेरे ऊपर अटैक देखकर भी कुछ नहीं किया और चला गया। ठीक उसी पल वहां एंजेलिका आती है। वो जेन को देखकर कहती है वो ठीक कह रहा था, तुम सच में बहुत अजीब हो। वो आगे कहती है तुम जानती हो, कल मैंने तुम्हें खुद को डिफेंड करते देखा तो सच में हैरान हो गई थी, और मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ, वो तुम्हें बहुत विश्वास करता है, इसलिए वो तुम्हें बचाना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल कर लिया। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जेन कुछ भी समझ नहीं पाती। वो सोचती है क्या मैं एस के बारे में गलत धारणा बना रही थी। जेन बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ती है, लेकिन जीनोम को चिन्हित करने वाली बात पर मजाक कर रहे थे। इधर डेव कहता है कम से कम हमने ठीक से सजाया तो था। तब मैट कहता है सब कुछ तो जेन के लिए ही किया गया है, इसलिए उसे अच्छा लगा तो काफी है। जेन भी कहती है हाँ, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया है। ठीक उसी समय वहां एस आता है और कहता है सबको बहुत खुश लग रहा है, लेकिन अब मुझे अपनी सेक्रेटरी की जरूरत है। मैट तब थोड़ा बेरक्कट होकर पूछता है क्या तुम अपनी सेक्रेटरी के बिना कोई काम नहीं कर सकते? इधर जेन मन में सोचती है तो मैं अभी भी तुम्हारी सेक्रेटरी हूं, मैं तो सोच रही थी कि तुमने मुझे पहले ही रिप्लेस कर दिया है। बाद में जेन सबको कहती है ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए तुम लोग जाओ, हम बाद में डॉम की बात करेंगे। सबके चले जाने के बाद जेन एस से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? एस पलटकर पूछता है क्या तुम सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताओगी? क्या मुझे खुद ही सब कुछ चेक करना पड़ेगा? और क्या तुम्हें बहुत मजा आ रहा है मुझे इस तरह तकलीफ देकर? जेन कुछ समझ नहीं पाती। तब एस जेन के सिर पर हाथ रखकर कहता है मुझे पता था कि तुम्हारी इस हंसी के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हैप्पी बर्थडे जेन। जेन पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो सोचती है मैं तो इतने दिनों से सोच रही थी कि एस की नज़र में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज सिर्फ इन 3 शब्दों से उसने मुझे अपना अस्तित्व महसूस करा दिया, और मुझे नहीं पता क्यों मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक तभी एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट में कहा जाता है सबको शायद ब्लडी वीक बहुत बोरिंग लग रहा है, तो चलो अब एक गेम खेलते हैं। सब अपने लॉकर चेक करो। हर किसी के लॉकर में एक पेपर होगा जिसमें लिखा होगा कि किसे किसे मारना है, और जिनके लॉकर में कुछ नहीं लिखा होगा उन्हें मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत आतंकित हो जाते हैं और सब अपने अपने लॉकर चेक करने लगते हैं। ये सुनकर जेन एस से पूछती है क्या तुम इस बारे में पहले से जानते थे? लेकिन एस कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता था। एस तब जेन को उसके लॉकर के पास ले जाता है और लॉकर चेक करने को कहता है। जेन पूछती है क्या मुझे ये करना ही पड़ेगा? एस उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है तुम चेक कर सकती हो और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जेन तब कहती है अगर मुझे मेरे किसी फ्रेंड या तुम्हारा नाम दिया गया हो? एस तब उसे समझाते हुए कहता है इतनी दूर की सोच मत करो, पहले हम चेक करते हैं फिर बाकी सब देखा जाएगा। जेन हिम्मत करके अपना लॉकर खोलती है जिसमें पेपर में किसी का नाम नहीं लिखा था, मतलब जेन को मारने की लिस्ट में रखा गया है। यहाँ हम एस द्वारा दिए गए उस गिफ्ट का फ्लैशबैक भी देखते हैं। अगले सीन में ब्लडी नाइट का समय दिखाया जाता है। जेन अपने रूम में फ्रांसिस्का वायलेट द्वारा बताए गए ब्लडी वीक के रूल्स याद कर रही थी कि पूरे हफ्ते किसी भी समय किसी को भी मार सकते हैं। वो ब्लडी वीक और ब्लडी नाइट के सारे इंसिडेंट्स याद करती है और एक बात उसके दिमाग में आती है कि अगर कोई एक बार किसी गैंग द्वारा टारगेट हो जाता है तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। तभी जेन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो अपने पैर के पास रखा चाकू लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो बाहर चारों तरफ देखने लगती है और लड़कों के रूम में जाती है। जाकर देखती है कि वहां कोई नहीं है। बाद में जेन तैयार होकर बाहर जाने का फैसला करती है और कहती है मैं इतने दिनों से अपने फ्रेंड्स के ब्लडी नाइट में जाने की बात को अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब नहीं, मुझे जानना ही होगा कि मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो बाहर निकलती है। वहां वो ब्लैक ब्लड गैंग के कुछ मेंबर्स को देखती है। उन्हें देखकर वो छिप जाती है। वो किसी कॉरिडोर के बारे में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था क्या हम सच में उसे विश्वास कर सकते हैं, इतनी जल्दी वो कॉरिडोर हो गया। कोई कहता है इसमें हम क्या कर सकते हैं बॉस, उसे पसंद करता है।
कोई और कहता है, मैं चाहता हूं कि वो सच बोल रहा हो, क्योंकि हमें डेविल गॉड वॉरियर से हमेशा आगे रहना है। उसके बाद वो सब बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जेन भी उनका फॉलो करती है। इधर एक लड़की को ब्लैक मास्क के साथ दिखाया जाता है, जो बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। पास आने पर पता चलता है कि वो लड़की निकी है। वो जेन को एक ब्लैक मास्क देकर कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम सब सच देखो। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यही खत्म होता है। और ये भी बता दें कि एपिसोड 9 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में हम देखते हैं कि वेनेसा लियाम नाम के एक लड़के से बात कर रही थी, जिसे हम अभी नहीं जानते। और इधर जेन जेरोम से पूछ रही है कि उसके पेपर में किसका नाम लिखा था, लेकिन जेरोम उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। दूसरी तरफ मिया घायल होने के कारण सब उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं, लेकिन नर्स उसका ट्रीटमेंट नहीं करती। और शायद इसी सिचुएशन की वजह से हम जेन और एस के बीच पहली लड़ाई देख सकते हैं। कौन जानता है। आज के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने देखा था कि ब्लडी वीक में एक नया गेम शुरू हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स के लॉकर में एक नोट होगा। उस नोट पर जो नाम लिखा होगा उसे सर्वाइवल के लिए मारना होगा। अगर वो सही समय पर उसे नहीं मार पाता तो सजा के रूप में उसे खुद मरना पड़ेगा। इसके लिए आधे स्टूडेंट्स के नोट पर नाम लिखा होगा और बाकी आधे स्टूडेंट्स के नोट पर नाम नहीं लिखा होगा। और हम देख सके थे कि जेन के नोट पर कोई नाम नहीं लिखा था। फिर हमने एपिसोड के अंत में देखा कि जेन अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। असल में वो हर रात कहाँ जाती है और क्या वो किसी गैंग से जुड़ गए हैं? उसी समय हम निकी को देखते हैं, जो उसे कहीं ले जा रही है ताकि उसके फ्रेंड्स के बारे में कुछ पता चल सके। और फिर एपिसोड 9 शुरू होता है। तो एपिसोड 9 की शुरुआत निकी की एंट्री से कुछ दिन पहले होती है, जब जेन गैंग के लड़कों का पीछा कर रही थी और वो ब्लैक गाय फिर से यहाँ वापस आ जाता है। और जेन उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाती। उसी समय उसे सुनाई देता है कि लड़के कह रहे थे, अचानक एक आउटसाइडर को को लीडर क्यों बनाना पड़ा। यानी वो उसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसने नई गैंग ज्वाइन की थी, लेकिन बहुत कम समय में को लीडर बन गया था। और बाकी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम उस नए लड़के से कहीं ज्यादा केपेबल हैं को लीडर बनने के लिए, फिर लीडर ने हमें क्यों नहीं चुना। वैसे भी वो इसी बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जेन उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाती और उसी समय वो उस लड़के का नाम लेती है और उसका सम्मान भी करती है। लड़के फिर से ये शब्द सुनते हैं। तब उनमें से एक कहता है, वहां कोई और नहीं है, जैसा पहले हुआ था वो लड़का फिर से यहाँ आ गया है। फिर वो जल्दबाजी में सिगरेट पीते हैं और अपनी बस में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। बस यहीं वो लोग चले जाते हैं। जेन उस समय उस लड़के के साथ थी। जेन उस लड़के से कहती है, आज मैं तुम्हारे लिए थोड़ी लेट हो गई थी, क्या तुम जानते हो। ये कहकर वो उस लड़के का सम्मान करती है और फिर से उठ जाती है। तभी निकी कोल्टर एंटर करती है। वो जेन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और यहीं से बहुत सारे सीन शुरू होते हैं। उसी दिन के समय में माइकी ने अनाउंसमेंट किया और जब एस और जेन साथ थे तब वो वापस जाता है। और जब जेन एस से पूछती है, क्या तुम इस गेम के बारे में पहले से जानते थे, तो एस कहता है नहीं। फिर जैसा हमने पहले देखा था, जेन को पता चलता है कि इस गेम में उसे हंटर बना दिया गया है, यानी उसके पास कोई नाम नहीं था। फिर हम उस रात डॉर्मिटरी देखते हैं जहां जेन और मैट साथ थे। मैट ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। मैट कहता है, जेन कहती है, मैट कहता है, जेन कहती है, मैट कहता है। फिर जेन सोचती है, मैट कभी मुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा उसी पर भरोसा करती हूँ। इस स्थिति में, इस जगह पर मैं अपने फ्रेंड्स के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती। फिर वो मैट से पूछती है, तुम्हारा टारगेट कौन है, आज तुम्हारे लॉकर की शीट पर किसका नाम लिखा था। मैट कहता है, जेन कहती है, मैट कहता है। फिर जेन पूछती है, तुम्हें जो शीट मिली थी उसमें क्या लिखा था। लेकिन मैट के पास कोई जवाब नहीं है। वो कहता है, भले ही मुझे शीट मिल जाए, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए इस समय मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम मेरी दिल की क्वीन हो। और वो जेन से पूछता है, क्या तुम सच में मेरी क्वीन बनोगी। जेन समझ जाती है कि अभी लड़के के साथ सीरियस बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो अभी अपने होश में नहीं है, इसलिए वो और बात नहीं करना चाहती। वो मैट को अंदर ले जाना चाहती है। जब वो मैट को रोकने वाली थी, अचानक मैट बेड से उठ जाता है। जेन चेक करती है कि उसे क्या हुआ है और वो सिर्फ उसके बेड के ऊपर से कपड़े देख पाती है। वहां बहुत सारा खून था। जेन पूछती है, ये सब कैसे हुआ। मैट कहता है, आज जो प्रैक्टिस हमने की थी वो टेस्टिंग के दौरान हुआ। जेन कहती है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। वो इस बार उसे बहुत सावधानी से उठाती है, फिर धीरे धीरे उसे अपने रूम में ले जाती है ताकि उसे बेड पर ना बैठना पड़े। फिर जेन मैट से कहती है, एक कहानी जानती हूँ जो बहुत यूनिक है। एलिसन मुझे ये कहानी हमेशा सुनाया करती थी। मैट कहता है, यूनिक कहानी, तो मुझे भी सुनाओ। फिर जेन कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है, एक लड़की थी, वो फेमस या अमीर नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था।
उसकी सौतेली माँ और 2 सौतेले भाई थे जो उसके साथ नहीं बनते थे। वो हमेशा उसके प्रति क्रूर रहते थे और उनकी क्रूरता की वजह से वो खुद को हीन समझने लगी थी। वो खुद को इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं समझती थी। फिर वो रात आई जिस दिन उसके गांव के पास बॉल डांस का आयोजन हुआ था, लेकिन वो वहां नहीं जा सकी। मैट कहता है, मैंने ये कहानी पहले सुनी है, ये तो बिल्कुल सिंड्रेला की कहानी जैसी है। जेन कहती है, हाँ लेकिन ये एक रीमिक्स कहानी है। मैट कहता है, क्या कहानी है या रीमिक्स? जेन कहती है, हाँ है। जैसे इस कहानी में सिंड्रेला की तरह लड़की ने हाई हील्स नहीं पहनी थी, वो बहुत साधारण चप्पल पहनकर गई थी और गोल्डन कोच की जगह वो ट्राईसाइकिल से गई थी। तो तुम कहानी को नए तरीके से इमेजिन करो। फिर मैट उस दिन की कहानी याद करता है जिस दिन वो दोनों पार्टी में साथ आए थे। तब मैट पूछता है, इस कहानी में प्रिंस का नाम क्या है? जेन कहती है, मैथ्यू। मैट कहता है, क्या खूबसूरत नाम है। फिर जेन कहती है, उस रात वो दोनों मिलते हैं, फिर वो पूरे रात साथ डांस करते हैं। फिर वो उन पलों को याद करती है जब वो दोनों साथ थे। जेन कहती है, जब वो दोनों साथ थे उस समय उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें पता था कि उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तब मैट कहता है, शायद मुझे पता है कि अंत में क्या होने वाला है। मैंने सिंड्रेला की कहानी सुनी है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि अंत में उन दोनों के साथ क्या होता है। जेन कहती है, हाँ ये उनकी हैप्पी एंडिंग है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। मैट कहता है, कितनी आसानी से कहानी में वो एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं और साथ रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता। भले ही तुम किसी से पूरी जिंदगी प्यार करो, एक दिन अचानक कोई नया आ जाता है, वो तुम्हारी जगह ले सकता है। असल में मैट बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था। जेन भी ये सुनना चाहती थी मैट से, उसके पास और कुछ कहने को नहीं था। वो उसे रेस्ट करने को कहती है और जाने वाली होती है। तभी मैट उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जेन से कहता है, जेन मुझे प्रॉमिस करो। जेन पूछती है, कैसा प्रॉमिस? मैट कहता है, प्रॉमिस करो कि जब तुम अपनी जिंदगी में उस शख्स को पालोगी जिससे तुम प्यार करती हो, वो तुम्हें पहचानेगा, वो तुम्हें किसी एक्सीडेंट में अकेला नहीं छोड़ेगा, वो किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ रहेगा, भले ही वो शख्स तुम्हारे लिए गलत हो। जेन पूछती है, तुम ये क्यों कह रहे हो? मैट कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। जेन कहती है, मैं तुमसे ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तब मैं क्या करूंगी अगर मैं सच में ऐसी स्थिति में फंस गई तो। मैट कहता है, ठीक है, अब और क्या कर सकता हूं। फिर वो जेन को गुड नाइट कहता है। जेन भी उसकी तरफ मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो वो मुड़कर उसकी तरफ एक खास नजर से देखती है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, एक लड़की घायल हो गई थी और एक लड़का उसकी मदद कर रहा था। जेन इन सब से आगे थी और ठीक उसी समय अचानक जेरोम उसके सामने आ जाता है। जेन थोड़ी डर जाती है, लेकिन उसकी नजरें दूसरी तरफ थीं। जेरोम कहता है, मैं यहीं से गुजर रहा था और अचानक मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया। फिर जेन पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? जेरोम हाथ हिलाकर कहता है, वो वहां हैं। फिर हम वेनेसा को एक लड़के के साथ देखते हैं। जेन उस लड़के को अच्छे से नहीं देख पाती, इसलिए वो जेरोम से पूछती है, ये लड़का कौन है? जेरोम कहता है, और क्या हो सकता है सिवाय लियाम के। ये कहकर जेरोम थोड़ा सीरियस हो जाता है। जेन मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है कि अभी तुम क्या सोच रहे हो। जेरोम कहता है, चलो बाकी लोगों को साथ में ढूंढते हैं। फिर जेन कहती है, ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारे लॉकर के पेपर पर किसका नाम लिखा था? जेरोम सीरियस होकर कहता है, अनोनिमस। तुम जानती हो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, किसी को बताना बेहतर नहीं है। जेन कहती है, क्या तुम उसका नाम लिखे वाले को मारोगे? जेरोम कुछ नहीं कहता, वो डर जाता है। जेन कहती है, मैं क्या कह रही हूँ, तुम ये नहीं कर सकते। फिर जेरोम कहता है, क्यों नहीं कर सकता? अगर सरवाइव करने का यही एकमात्र तरीका है तो हमें करना ही पड़ेगा। जेन फिर पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? जेरोम कहता है, हाँ मैं डेफिनेटली करूंगा। अब समस्या यह है कि मैं हम सब के बीच जोकर हूं, इसलिए कोई मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है। जेन कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं, कम से कम तुम्हारे जैसे किसी को मारना कभी पॉसिबल नहीं है। जेरोम कहता है, इतना यकीन मत करो और मुझे बताओ तुम क्या करोगी? जेन कहती है, मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है। जेरोम फिर पूछता है, तुम्हारे चीता पर किसका नाम लिखा है? जेन कुछ नहीं कहती। जेरोम कहता है, उसके चीता पर कोई नाम नहीं लिखा था, उसे हंटेड बना दिया गया है। फिर वो कहता है, क्या मैट को इस बारे में पता है? जेन कहती है, मैट को कैसे पता होगा, मैं उसे कब बताऊंगी? कल वो नशे में था, उस समय मैं उसे क्या बताती? उसने अकेले पूरी बोतल पी ली थी। फिर क्या तुम समझ सकते हो कल रात उसकी क्या हालत थी? वो इन सब बातों के बारे में बात करने वाला था। और ठीक उसके सामने वो मिया को देखती है। मिया उस समय कॉरिडोर में लेटी हुई थी। उसी समय जेरोम उसका नाम पुकारता है।
ठीक उसी समय एक लड़की चाकू लेकर उसके पीछे से आक्रामक तरीके से आती है और वो समझ पाने से पहले ही उस पर अटैक कर देती है। जेरोम और जेन इस स्थिति से बहुत डर जाते हैं। वो भी उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय मिया आगे दौड़ जाती है। वो चाकू को लड़की की तरफ घुमा देती है और उस पर अटैक नहीं करती। उसी पल जेरोम और जेन आ जाते हैं। वो दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी बहुत आक्रामक थी। वो लड़की कहती है मुझे खुद को बचाने के लिए उसे मारना ही होगा। जेरोम लड़की को पकड़ लेता है और एक बार चाकू लड़की के हाथ से गिर जाता है और मिया जेन के हाथ से निकल जाती है। फिर वो चाकू अपने हाथ में ले लेती है। वो लड़की पर बार बार अटैक करती है। ये देखकर दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो लड़की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। मिया उसके पास दौड़ कर आती है और वो लड़की उसी पल वहां मर जाती है। फिर जेरोम मिया के पास दौड़ कर आता है, क्योंकि मिया पहले ही उस चाकू से घायल हो चुकी थी। मिया इस स्थिति को लेकर बहुत परेशान थी। क्या मैंने इस लड़की को मार दिया? जेन कहती है इन सब बातों की चिंता मत करो, तुमने ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया था, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था। फिर वो जेरोम से कहती है कि मिया को जल्दी से उठाओ। जेरोम उस समय समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसके सामने उस लड़की की हालत मिया से भी ज्यादा खराब थी। जेरोम सोचता है क्या वो लड़की जिंदा है? फिर जेन कहती है मिया को जितनी जल्दी हो सके बचाओ, वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रही है, हमें उसे अभी ले जाना होगा। फिर वो लोग उसे जितनी जल्दी हो सके क्लिनिक में ले जाते हैं। वहां डेव था। जेन देखती है कि क्लिनिक का दरवाजा बंद है। वो बार बार नर्स के दरवाजे पर दस्तक देती है। तब नर्स कहती है हम क्लिनिक का दरवाजा अभी नहीं खोल सकते। जेन कहती है क्या तुम पागलों की तरह बात कर रही हो? अब समय नहीं है और ये क्लिनिक है, फिर क्यों नहीं खुलेगा? तब नर्स कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, क्लिनिक आज बंद है। फिर जेन कहती है लेकिन ये इमरजेंसी केस है, अगर तुम अभी कुछ नहीं करती तो वो मर सकती है। जेन बार बार उनकी मदद के लिए कहती जाती है। तब नर्स कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वो बोर्ड की तरफ देखकर कहती है ये मैडम वायलेट का ऑर्डर है, हमारे लिए क्लिनिक बंद रखो। ये देखकर जेन चीख कर कहती है तुम लोग सच में मॉन्स्टर हो, हमारी मदद करो प्लीज। डेव या जेरोम बार बार मदद के लिए कहते जाते हैं, लेकिन नर्स बहुत मजबूती से खड़ी रहती है। फिर जेन कहती है अपनी वाइफ पर नजर रखो, मैं अभी मदद करने आ रही हूँ। ये कहकर जेन वहां से चली जाती है। फिर वो सुप्रीमो के रूम की तरफ दौड़ती है, जहां उस समय बाकी सब लोग मौजूद थे। जेन को वहां देखकर एस कहता है मिस शॉन अच्छा हुआ तुम आ गईं, अभी तुम्हारी जरूरत थी। लेकिन जेन कुछ नहीं कहती। एस उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। तब मिस कल्टर कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो? फिर जेन एस से कहती है प्लीज क्लिनिक खोल दो, मेरी फ्रेंड मिया बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रही है, क्या तुम हमें क्लिनिक में नहीं जाने दोगे? क्योंकि ये मैडम वायलेट का ऑर्डर है, लेकिन अगर हम अभी कुछ नहीं करते तो मिया मर जाएगी, इसलिए प्लीज मदद करो। लेकिन एस मदद करने के बजाय हमेशा की तरह कहता है मुझे इस काम के लिए समय नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर जेन उसे मिन्नत करना चाहती है, इसलिए वो उसकी मदद चाहती है, लेकिन एस अपना हाथ उससे नहीं छुड़ाता और इस टॉपिक को बदलना चाहता है। ठीक उसी समय जेन के पास और कुछ नहीं बचता। वो उसके पास रखा चाकू निकाल लेती है और सीधा एस की गर्दन की तरफ कर देती है। फिर जेन कहती है क्लिनिक का दरवाजा खोल दो, यही सब तुमने मेरे साथ किया, तुमने पहला नियम तोड़ दिया। जेन के हाथ में चाकू देखकर टीचर कहता है ये चाकू तुम्हें कहां से मिला, ये अलग है। तब एस सबको कहता है तुम अभी अपने होश में नहीं हो, तुम क्या कर रही हो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना साहस कहीं और दिखाता, तुम्हारी तरह पागल नहीं हो जाता। फिर जेन कहती है मुझे इंतजार करने का समय नहीं है, तुम बस अभी मेरे साथ आओ और क्लिनिक खुलवा दो। हमें मदद चाहिए, सिर्फ मिया के लिए नहीं, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स जो ब्लडी वीक से पीड़ित हैं, उन सबको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनकी हालत बहुत खराब है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है एस, मुझे पता है सिर्फ तुम्हारे पास ही सबको रोकने की पावर है। तब आयरिस कहता है हाँ मेरे पास बहुत कुछ करने का अधिकार है, लेकिन मैं मिस वायलेट के ऑर्डर की अवज्ञा नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी फ्रेंड मिया के लिए मैं एक एक्सेप्शनल डिसीजन ले सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, अगर मैं अब क्लिनिक खोलता हूँ तो इसके बदले में तुम्हें एक बड़ा त्याग करना पड़ेगा। जेन कहती है मुझे नतीजे की कोई परवाह नहीं है, अब सिर्फ एक ही चीज मेरे लिए मायने रखती है और वो है मिया की जान। तुम बस क्लिनिक खोल दो और मिया की मदद करो। फिर वो गंदे तरीके से पूछता है क्या इस अपराध के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा सेक्रेटरी की पोजीशन से? ठीक उसी समय एस गोली मारकर उसे चुप करा देता है। एस जेन की तरफ देखकर कहता है मिस शॉन क्या तुम पक्की हो, क्या तुम उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज बुक करने को तैयार हो? जेन कहती है हाँ, क्योंकि अगर आज मिया मेरी जगह होती तो वो भी यही करती। एस कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, और वो चाकू नीचे करके कहता है चाकू को आगे रखो, आज जो भी तुम कर रही हो बाद में तुम्हें इसकी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एस जेन के लिए सॉरी कहता है और उसके साथ क्लिनिक में आ जाता है। वहां वो नर्स के पास जाता है और कहता है अब दरवाजा खोल दो।
नर्स आवाज सुनकर कहती है, एक शब्द भी मत बोलो, साथ में दरवाजा खोलो। फिर जेन कहती है, अब अपनी ड्यूटी पर वापस जाओ और हमेशा ऑपरेशनल टास्क को एक्टिवेट रखो। तब नर्स कहती है, मैडम, वायलेट से ऑर्डर आया है कि क्लिनिक बंद रखो। अब मैं कह रही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? एक पेशेंट इस तरह इमरजेंसी में है और तुम मदद करने के लिए क्या कर रही थी? तब मिस चा कहती है, इस समय बहुत सारे ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर एस कहता है, बाकी सबको साइड में रखो और पहले मियाँ का इलाज करो और बाकी विलेजर्स को अभी अंदर मत आने दो। फिर ये देखा जाता है कि उस समय मियाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रही थी और नर्स घाव पर प्रेशर बनाने की बजाय जल्दी से बैंडेज लगा देती है। इससे ब्लीडिंग रुक जाती है और वो सब रिकवर हो जाते हैं। फिर हमारा ब्लडी वीक दिखाया जाता है, जहां बड़े गैंग के 2 स्टूडेंट्स मास्क पहनकर दिन के समय एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। जितना हो सके वो दूसरे ग्रुप्स के लोगों को मार रहे थे। फिर जेन को क्लिनिक के अंदर दिखाया जाता है, जहां जेन हाथ धोने आती है और उस समय एस उसके बगल में खड़ा था। एस उसके पास आता है और उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। तब जेन कहती है, जाओ और मुझे सजा दो, जो भी तुम करना चाहते हो, मेरे फ्रेंड्स को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर एस कहता है, तुम हर समय इतनी केयरलेस क्यों रहती हो? जेन उससे बात करना चाहती है, तुम हर समय मेरे मेस में मुझे देखकर शॉक हो जाते हो और तुम ही वो एकमात्र शख्स हो जो मुझे बार बार ये करने का साहस देते हो। फिर जेन कहती है, मुझे इतना सुनना नहीं है, बस मुझे बता दो कि मेरी सजा क्या है। क्या मुझे 2 महीने तक कैफेटेरिया साफ करना पड़ेगा या मुझे पूरे कैंपस को 1 हफ्ते तक साफ करना पड़ेगा? मैं जो भी कहोगे वो करने को तैयार हूं। तब एस कहता है, इनमें से कुछ भी नहीं, तुम्हारी सजा मौत है। मौत का शब्द सुनकर जेन यकीन नहीं कर पाती। जेन पागल होकर कहती है, क्या मुझे मरना पड़ेगा? तब एस जेन से कहता है, चिंता मत करो मिसेस, मैं तुम्हें शनिवार तक का समय दे रहा हूं। तुम्हारे पास शनिवार तक समय है, इसलिए तुम इस समय को जैसा चाहो वैसा बिता सकती हो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। याद रखना, जो भी तुम करोगी, शनिवार की रात को तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। शायद तुम भूल गई हो, हेल यूनिवर्सिटी में कुछ भी इतना आसान नहीं है। यहाँ सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। यहाँ बहुत सारे नियम और रेगुलेशंस हैं और तुमने सुप्रीम कोर्ट से नफरत करने का साहस किया, इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। फिर वो जेन से सॉरी कहता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मतलब मीनिंगफुल होगा। जेन कहती है, हाँ, मियाँ की जान के बदले में ये मीनिंगफुल है। चूंकि मियाँ चली गई है इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझसे एक आखिरी फेवर कर सकते हो? जो अब हमारे बीच हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चले। मैं सबसे छुपकर मरना चाहती हूँ और मेरे फ्रेंड्स के लिए मुझे नहीं पता कि मैं क्यों और कैसे मारी गई। एस कहता है, तो ऐसा ही होगा, लेकिन तुम शनिवार की रात के बारे में नहीं भूली हो। एस ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर डिशु वापस आ जाता है जब निकी जेन के पास आती है और उस पर वो मास्क फेंक देती है। जेन वो मास्क नहीं पहनती और निकी का फॉलो करती है। निकी असल में ब्लैक ब्लड गैंग की क्वीन थी, यानी उसकी पोजीशन बहुत ऊंची थी। जब वो वहां जाती है तो उसके गैंग का एक मेंबर कहता है, निकी तुम कहाँ थी? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और बॉस तुम्हें स्पीच भी नहीं देना चाहता। निकी कहती है, मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे बस कुछ काम था, इसलिए मैं यहाँ आई। तब जो लड़का उसमें इंटरेस्टेड था वो जेन को फेंक देता है, उसे अंदर जाने नहीं देता। तब निकी कहती है, वो मेरे साथ है, उसे आने दो। जब वो दोनों थोड़ा और अंदर जाते हैं, वो रेड हेयर वाले लड़के को देखना चाहती है। वो उन्हें फिर से रोक देता है और निकी से कहता है कि इस लड़के का फॉलो करो। असल में सब यहाँ जेन को लड़का समझ रहे थे। तब निकी कहती है, वो यहाँ नहीं है और उसे परेशान करने की कोशिश भी मत करना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तब वो लड़का कहता है, देखो अब स्ट्रीट वाले लोग भी यहाँ आने लगे हैं और क्या इस लड़के को पता है कि वो खुद को कुएं में फेंकने वाला है? निकी उसकी परवाह नहीं करती और आगे बढ़ती जाती है। वो रेड हेयर वाला लड़का उसका पीछा करता रहता है। एक बार निकी स्टेज के फ्रंट में जाती है और वो उन्हें फिर से रोक देते हैं। तब वो रेड हेयर वाला लड़का जेन से कहता है, तुम्हारी खुशबू सच में बहुत अच्छी है। क्या तुम लड़कियों वाला परफ्यूम यूज करती हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम पर थोड़ा ज्यादा लगा दिया है जिसकी वजह से तुमसे कूड़ी की खुशबू आ रही है? वो कहता है, वो अपना हुडी पहनने जाता है और जेन अपना हाथ उस पर रख देती है। जेन के साहस को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तब वो रेड हेयर वाला लड़का जेन को बुली करने वाला था। ठीक उसी समय एक लड़का पीछे से आता है, उसे वहां से ले जाता है और जेन उस पल भाग जाती है। फिर सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जब निकी उनके बीच से एंटर करती है, उसे देखकर सब चीयर अप करने लगते हैं। तब निकी स्टेज के टॉप पर जाती है। फिर इस गैंग का बॉस वहां आता है और दोनों वहां सबके सामने किस करते हैं। ये देखकर बाकी सब चीयर अप कर रहे थे और जेन बहुत सिक फील कर रही थी। तब वो रेड हेयर वाला लड़का जेन के पास दौड़कर आता है। वो रेड हेयर वाला लड़का जेन से कहता है, मैं पूरी तरह से ऑन हूं, बस अभी किसी को किस करने की जरूरत है। वो जेन से ये कहता है और कहता है, तुम्हारे होंठ लड़कियों जैसे सॉफ्ट है। मतलब वो लड़का पहले से ही जेन पर शक कर रहा था।
वैसे भी थोड़ी देर किस करने के बाद उनका बॉस गाली गलौज शुरू कर देता है। वो कहता है, क्या तुम सोचते हो फ्रेंड्स, जब हमने इस गैंग की शुरुआत की थी उस समय हम सिर्फ 10 लोग थे, और अब अगर हमारे गैंग के मेंबर्स सोना चाहें तो रात से सुबह हो जाएगी। वो आगे कहता है, अब ब्लडी नाइट हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, क्लासरूम से लेकर आउटडोर तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम कई सालों तक चुप रहे थे, उस समय हमारे सामने बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन अब किसी में इतना साहस नहीं है कि ऐसा कर सके। ये सारी स्पीच सुनकर बाकी सब लोग चीयर अप करने लगते हैं। वो कहता है, हम सिर्फ लड़ाई नहीं करते, एक दिन हम सफलतापूर्वक यहाँ से बाहर निकलेंगे, हम सब एक न एक दिन यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर वो एक उदाहरण देता है, एक समय मूसा ने लाल सागर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, हम भी इसी तरह इस बड़ी दीवार को तोड़ देंगे और सब इस हेल यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा करने के लिए हमें सबको मजबूत होना होगा। हमें मजबूत रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अब एक और व्यक्ति मेरी मदद करेगा। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो तुम सबका नेतृत्व मेरी तरह कर सके, जो सारे रिस्क ले सके। आज रात मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा, हमारे ब्लैक ब्लड गैंग के नए को लीडर्स है। ये सुनकर सब ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, कौन हो सकता है वो को लीडर। फिर वो मैट को सबके सामने बुलाता है। ये सुनकर जीन स्तब्ध रह जाती है, वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाती। फिर मैट सच में वहां आ जाता है। मैट नया को लीडर है। मैट को यहां देखकर जेन को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। यहां आने की शुरुआत से जेन ने एक दिन मैट को कुछ लड़कों के साथ देखा था और वो पूछ रही थी कि इन सब लड़कों के साथ क्या चल रहा है। उस समय मैट ने कहानी भुला दी थी। अब जेन समझ पा रही है कि उसी समय से मैट इन सब में शामिल हो गया था और निकी जानबूझकर जेन को यहां लाई थी ताकि ये बात पता चले। फिर निकी औपचारिकता के तौर पर एक सिल्क स्कार्फ गर्म करती है और बॉस उसे मैट के कंधे पर डाल देता है। मैट दर्द से चीखने लगता है। फिर निकी उसका मास्क पहना देती है और गैंग के को लीडर के रूप में उसे एक लॉकेट देती है। जेन ये सब एक साथ सहन नहीं कर पाती। वो गुस्से और दुख के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। रेड हेयर वाला लड़का भी इस बात का ध्यान रखता है। जेन उसके साथ बाहर निकलती है। वो अपना मास्क खोलकर गुस्से और दर्द में चीखती रहती है। उसी समय रेड सिल्वेनिया उसके पीछे खड़ा था। वो पीछे से कहता है, तुम थोड़ा ज्यादा शोर कर रही हो। जेन बिना उसे देखे कहती है, तुम्हें क्या मतलब। फिर वो सोचती है असली रेड सिल्वेनिया उसके सामने खड़ा है। और इसी क्रिटिकल मोमेंट पर यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम मैट का बैक स्टोरी देखेंगे, वो इन सब में कैसे और कब शामिल हुआ। असल में मैट इन सब में शामिल हुआ सिर्फ अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, खासकर जेन को बचाने के लिए। उसका कोई और इंटेंशन नहीं था। फिर वो एक एक करके फाइट जीतता है और करंट को लीडर की पोजीशन ले लेता है। जब जेन उसे देखने जाती है तो वो मैट को देखकर सोचती है, फ्रेंड्स ऐसे होते हैं क्या, एक दूसरे से झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब हमारे अंदर कब आ गया। वो धीरे धीरे मैट को इग्नोर करने लगती है और उससे दूर चली जाती है। उसके मन में मैट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। फिर एपिसोड के अंत में वो इस ब्लैक मैन को देखती है। जेन पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो मैं तुम्हें होई कहकर बुलाऊंगी। तभी एस यहां आ जाता है। अंत में जेन को पता चलता है कि इस ब्लैक मैन का कोई रियल नाम नहीं है। तभी जेन एस के लिए एक चेंज सोच सकती है। एस कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर यह दिखाया जाता है कि इस हेल यूनिवर्सिटी में सुप्रीमो सबसे ज्यादा इसी ब्लैक मैन से डरता है और वो उसके गोद में बैठ जाता है। और जेन इसे देखकर मजा लेती है और वो दूर से मैट को देखती है। तब एस जेन से कहता है, यहां बात करने की कोई जगह नहीं है, तुम्हें मजबूत होना होगा। जेन कहती है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। एस कहता है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं खत्म होता है। मैं यहाँ एक स्पॉइलर देने वाला हूं। जो स्पॉइलर नहीं लेना चाहते वो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ पता होगा, जैसे सेक्शन ई हेल यूनिवर्सिटी भी एक स्टोरी है जो पहले लिखी गई थी और ये ड्रामा उसी स्टोरी पर आधारित है। तो स्टोरी में रे सिल्वेनिया और एस सिबलिंग्स हैं, यानी एस का भाई है और कार्नी द ब्लैक कैट रे सिल्वेनिया का सौतेला भाई है। और जो भी ग्रुप यहाँ है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय मैडम वायलेट फ्रांसिस्को से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। आगे और भी ज्यादा मिस्ट्री है और ये 9 टाइम्स रिन्यू होगा जो जून तक चलेगा।